विजेता के लिए एक चुंबन। क्लाइड मिशेल द्वारा। हमारे पास सबसे भीतरी ग्रह से लेकर अंतरिक्ष के सबसे दूर तक एक पुरुष और एक महिला बराबर हैं। ठीक है, श्री मिशेल की कहानी पढ़ें। आज की रात है, बोलगर ने कहा। बैरक की दीवार पर लटके दर्पण के कण में अपने चेहरे की झलक पाने के लिए उसने अपना सिर झुका लिया। यह एक दुबला और भूखा चेहरा था। पतले गालों पर 3 दिन की घास की वृद्धि के कारण बने गड्ढे छिपे हुए थे। वह सार्जेंट को देख सकता था। पुली का व्यंग शीशे में झलक रहा था। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? बोलगर ने अपने हाथों की हथेलियों से लंबे काले बालों को अपने कानों के ऊपर धकेला। दुनिया में बहुत कम कंघे हैं। मुझे लगता है कि तुम पागल हो, पुली ने अपनी चारपाई से कहा। उसने फटी हुई टी शर्ट पहन रखी थी। जंग लगे चील जैसे हरे रंग की चिंगाड़ता हुआ पदक उसके सीने से चिपका हुआ अजीब लग रहा था। लेकिन पुली इससे अलग नहीं होंगे। हम देखेंगे, बोलकर ने गंभीरता से कहा। क्या मैं आपके रेजर का उपयोग कर सकता हूँ? चरखी ने कंघे उचकाए। एक बार और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक स्ट्रेट एज और एक ड्रॉप के लिए 1000 श्रेय दूंगा। मोटा मौका, बोलगर ने कहा। उसने अपनी गन मेटल ग्रे वर्दी का कोट उतारकर बिस्तर पर फेंक दिया। फिर वह भूरे धब्बेदार सिंक के पास गया और एकमात्र नल चालू किया जो काम करता था। बर्फीले पानी की जो धार निकली उसमें तांबा बह रहा था। आयन गन, उसने स्पष्ट रूप से कहा। पुली ने अपनी कमर से उपकरण निकाला और उसे अपने बैरक साथी की ओर फेंक दिया। बोलगर ने पानी पर गिनती चलाई। यह स्पष्ट था, रेजर, उन्होंने कहा। पुली ने उसे भी फेंक दिया। धातु उस आदमी के शाश्वत पदक की तरह सड़ी हुई हरी थी। बोलगर ने इसे घृणित दृष्टि से देखा। त्वचा को तोड़े बिना ब्लेड पर अपना अंगूठा चलाया। लॉर्ड नहीं काट सका, उसने खराटे के साथ कहा, लेकिन उसके दर्दनाक शेविंग प्रक्रिया शुरू कर दी। चरखी मुग्ध होकर देखती रही। तुम सच में बहुत बुरे हो, उसने आश्चर्य से कहा। इस तरह का मौका लेना एक घटिया चुंबन के लिए। इस लड़की में इतना कर्षक क्या है? मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। वह देखने वाली है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। मैं उसकी परेड देख रहा हूँ, उसे नन्हा झूला रहा हूँ। उसने खुद को काटते हुए कसम खाई। मैं एक बार उससे बात करने के लिए रुका था। उसके चेहरे पर कुछ था, वही चीज़ जो आप उनके सभी चेहरे में देखते हैं। हाँ, पुली ने कड़वाहट से कहा। मुझे शक्ल मालूम है। क्या आप दूसरा आदमी घूम गया? तुम क्या देखते हो? नफरत? हाँ, और क्या? नहीं। बोलगर ने अपना सिर हिलाया और कांच के टुकड़े में खुद को घूर कर देखा। यह अब नफरत नहीं है पुली। उनमें से नफरत बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। युद्ध के ठीक बाद, प्रदूषण के ठीक बाद वे हमसे नफरत करते हैं, पुली ने स्पष्ट रूप से कहा। मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे लगता है कि यह अब कुछ अलग है, कुछ बदतर है। वह फिर से दाढ़ी बनाने लगा। अब मानना है, उन्होंने कहा। पुली का दाहिना हाथ मुट्ठी में घुस गया और उसके घुटने पर चोट लगी। हमें उन सभी को मार देना चाहिए, हमें उन्हें मिटा देना चाहिए, बोलगर ने स्वप्न में कहा। मैंने उससे एक मैच मांगा, बिल्कुल घटिया मेल। उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई सूक्ष्म जीव हूँ। फिर उसने अपने चेहरे के चारों ओर अपना लबादा लपेट लिया, जैसे वह मुझे अपने ऊपर सांस नहीं लेने देना चाहती थी। उसके बढ़ते क्रोध के कारण उसका हाथ कांपने लगा। उसने खुद को दूसरी बार काटा। तो तुम उसे चूमोगे? चरखी ने व्यंग किया। तुम लड़की का गला क्यों नहीं दबाते? तुम उसे पीटते क्यों नहीं? या तुम में हिम्मत नहीं है? बोलगर ने उस पर गुस्सा निकाला। अपने आप को देखो सर्जेंट, रैंक खींच रहे हो। यह एक उपहास था। चुप रहो। पुली ने अपने जूते बिस्तर पर झुला दिए। ठीक है दोस्त, वह हंसा। इसे अपने तरीके से कहो। आप उतनी ही परेशानी पूछ रहे हो, चाहे आप उसे चूमें या मार डालें। मैं उसे चूमने जा रहा हूँ, बोलगर ने अपने चेहरे पर मैला कपड़ा लपेटते हुए खाली स्वर में कहा। मैं मेस
हॉल के पास उसका इंतज़ार करने जा रहा हूँ। वह हर रात लगभग 10 बजे बार्टन स्ट्रीट के क्वार्टर से निकलती है। वह चौक पार करके पिक्चर स्ट्रीट की ओर जाती है। उस समय वह काफ़ी सुनसान रहता है। मैं बाहर कूदने जा रहा हूँ और ऑपरेशन चुंबर बोलकर हंसे। अपने सीने पर पदक के साथ खिलवाड़, युद्ध की आखिरी जीत बोलकर अपने कोट में फिसल गया। बिना ब्लीच किया हुआ कपड़ा जर्जर और बेजान था, लेकिन बटन अभी भी चमकीले और चमक रहे थे। 505वीं सेना के प्रतीक चिन्ह कमरे की रोशनी को बेशर्मी से पकड़ लिया। लोहे का हाथ कांटेदार बिजली को पकड़ रहा था। उसके पास पदक भी थे, और जब उसने कोट के तंग कॉलर पर बटन लगाए तो वे लटक गए। कम से कम उन्होंने सोचा, उनके पदक वहीं पहने गए जहां वे थे। मेरा, पुली ने मजाक उड़ाते हुए कहा, आप सुंदर लग रहे हैं लेफ्टिनेंट। मेरी टोपी कहाँ है? हुक पर, तुम्हारे पीछे। बोलकर ने टोपी को चकोर करके उसके सिर पर रखा। वह उसकी शुद्धता का पता लगाने के लिए गिलास से पीछे हट गया। सुंदर, पुली ने कहा, ठीक है, इसे बंद करो। क्या समय हो गया है? 10 में से 20। बेहतर होगा कि तुम आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है। मैं जा रहा हूँ, बोलगर ने अपनी घड़ी पर पट्टी बांधते हुए कहा। वह बैरक के दरवाजे पर खड़खड़ाया, लेकिन बाहर जाने से पहले मुड़ गया। उन्होंने कहा, इस जगह से बदबू आ रही है। तुम्हें इनमें से किसी एक दिन इसे साफ करना होगा। जरूर, पुली ने आलस्य से कहा। वह ढीली चारपाई पर गिर गया और अपना सिर दीवार की ओर कर दिया। अच्छा समय बिताओ लेफ्टिनेंट। उसकी हंसी एक जमाई में समाप्त हुई। यह क्षेत्र वीरान था, जैसा कि बोलगर को पता था कि यह होगा। वह तेजी से मेस हॉल की ओर चला, इस उम्मीद में कि उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। अब उसे अपनी वर्दी पर पदकों के समूह पर पछतावा हो रहा था। वह जानता था कि लड़ाई के इन प्रतीकों को आधिकारिक तौर पर नापसंद किया गया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि लड़की की उभरी हुई छाती पर पीतल और लोहे के कठोर टुकड़ों को कुचलने में अतिरिक्त संतुष्टि होगी। कदमों की आहट सुनकर वह एक इमारत के पीछे छिप गया। 2 महिलाएं धीमे स्वर में बातें करते हुए उसके पास से गुजरी। रात के सन्नाटे में उनकी स्कर्ट में सरसराहट हो रही थी। जब तक वे चले नहीं गए तब तक उसने अपनी सांसें रोके रखी और छिपकर बाहर निकल गया और तेजी से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। मैस हॉल सुरक्षा सीमा को चिन्हित करने वाली तार की बाड़ से 100 गज की दूरी पर नहीं था। यहाँ तक कि जहाँ वह था वहाँ से भी वह लाल अक्षरों वाला संकेत देख सकता था, जो विकिरण दूषित क्षेत्र से दूर विजेता और पराजित दोनों को चेतावनी देता था। बोलगर को अचानक याद आया कि वह अपनी आयन गन भूल गया है। बहुत देर हो जाने तक इस विचार ने उसे थोड़ा ही परेशान किया। उसके मन में और चला गया और उसकी उंगलियों ने यह एक अजीब बदला था जिसकी वह तलाश कर रहा था। जमीन पर गिरा दिया। मेज हॉल में कमर को छू रहा था। हुई काली छाया थी जो 1/2 मील तक फैली, लेकिन वह संघर्ष कर रही छाती वाली झोपड़ियों की पंक्तियों में से के सामने बस एक चुंबन। यह उनका क्वार्टर था। पहले की तुलना में अधिक गया और उसके घृणित होंठों पर हाथ सूरत क्रूर मौसम का सामना करने के लिए बहुत कम फिर भी किसी तरह अधिक यह एक झटका था, कुचलने वाला, अधिक प्रसन्न दिखने वाला। उन्हें देखना पसंद था। वह घड़ी हुए रोशन चिल्लाई नजर चलाते हुए मेस हॉल वह चिल्ला रही है के पीछे घिरे अंधेरे में चला गया। उन्होंने अपनी निगरानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में वह सामने आ जाएगी। पीछे मुड़ा। वह आवाजों समय धीरे धीरे बीतता गया और वह आवाजों से घबरा गया और उसके पीछे इकट्ठा हो रही थी। उसने आकृतियों को अपनी ओर आते हुए देखा। जब हाथ उसके चारों ओर बंद हो गए तो वह फिर उसने उसे देखा हो गया और खुद को वह उन लोगों को बड़बड़ाते हुए अलविदा दे रही थी। तुरंत कार्रवाई की जिनके साथ रात भर राइफलें जाती छाती पर तान कर। अब जाने का समय था। कर्फ्यू की आहट से आधे घंटे पहले उसने देखा कि उसकी बजाय महिलाओं की सदियों पुरानी गति में घूर कर देखा। उसके सिर के ऊपर अपनी टोपी को समायोजित कर रही आगे बढ़ी।
अभी भी वह झोंपड़ी से दूर चौक के पास वह मुझे चल रही थी। उसकी ऊंची मैं एड़ियां यह ढीली जानता हूँ। बजरी पर मैंने फिसल उसे रही थी। क्वार्टर के आसपास घूमते देखा। वहाँ एक चांद था और उसकी रोशनी रेशमी वर्दी में चेहरे पर धीरे से पड़ी। धीरे धीरे उसकी विशेषताओं विशेषाधिकार दिए गए दुख थे। सुंदरता को उजागर कर रही थी। जब वह लगभग 20 लेकिन गज ऐसा दूर था, प्रतीत होता बोलकर है कि पुरुषों को उसके पीछे उसने चल पड़ा। वह महिला से अपने कहा, पैर की उन्हें उंगलियों पर हल्के से चला। हमेशा अपने विशेषाधिकारों का लाभ उठाना चाहिए। क्या आपको कुछ कहना है? उसने उसे सिर को हिलाकर रख दिया। यह लालच है, आप जानते हैं, महिला ने गोपनीय ढंग से कहा। न्यायाधिकरण की अन्य महिलाओं ने सहमति से सिर हिलाया। लालच सभी मनुष्यों का पतन है। इसका एहसास होने से पहले आपको कितने युद्ध हारने होंगे। उसने कुछ नहीं कहा। उसे प्रजनन शिविर में भेज दो, महिला ने लापरवाही से कहा। वह अपने चुंबन के लिए भुगतान करेगा। उसने लड़की की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। तुम्हारी लिपस्टिक खराब हो गई है प्रिय। समाप्त। आपका दिन